निशा की शादी घर के पास ही हुई थी, जिसका कारण था कि उसे अर्जुन से प्यार हो जाता है। पहले तो उसके माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं हुए, लेकिन फिर अपनी बेटी के आगे उनकी एक नहीं चली और वो इस शादी के लिए मान गए। शादी के कुछ महीने बाद उसकी माँ जानकी उससे, बेटी निशा, तेरे भाई अमन की शादी तय हो गई है, तो शादी की सारी तैयारियां तुझे ही करनी है। पास में ही रहती है तू, तो भाई की शादी के लिए जरा हाथ बटा देना। कैसी बातें करती हो माँ, ससुराल में दुनिया भर का काम होता है। अब मैं ससुराल देखूं या यहाँ का काम करूं? ना बाबा ना, मेरे बस की तो नहीं है, और मेरी सास वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। अच्छा ठीक है, चल हम ही जैसे तैसे संभाल लेंगे। कुछ दिनों बाद अमन और सीमा की शादी हो जाती है और सीमा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। फिर एक दिन, माँ भाभी सेट हो गई ना ससुराल में? भाभी को बता दिया है ना, ननद पास में ही रहती है, तो ये ना समझे कि दिन के 4 चक्कर क्यों लगा रही है। अरे नहीं, मैंने तो नहीं बताया तेरी भाभी को कि तू पास में ही रहती है, क्योंकि सारी शादी में तो तू मेहमानों की तरह ही दिखी है। मैंने तो बोल दिया उसे कि उसकी सास तेज है, उसे मायके आने ही नहीं देती। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? मेरी सास तो सीधी सादी है, वो तो मुझे शादी में काम ना करना पड़े इसलिए मैंने मजाक किया था। वो तो अच्छे से जानती हूँ, बड़ी कामचोर है तू। जानकी समझ जाती है कि निशा ने जानबूझकर शादी में काम चोरी की थी और चालाकी दिखाते हुए काम से बच निकली थी। उस रोज निशा वहीं खाना खाती है। फिर अगले दिन वो अपने बेटे को लेकर अपने मायके आ जाती है। भाभी, ये मयंक को रख लो। मयंक बेटा, ये तुम्हारी मामी है, आज से दिन में इनके पास रहने की आदत डाल लो। वैसे भाभी, सुना आप इंग्लिश में बहुत अच्छी हैं, आप इसे जरा पढ़ा देना। वो क्या है ना भाभी, नई फिल्म लगी है, मैं अपनी सहेली के साथ वही देखने जा रही हूँ। और थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। लेकिन दीदी, मैं तो दिन में आराम करती हूँ। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठकर घर के काम और इनका टिफिन पैक करके देना होता है ना, और फिर शाम का खाना भी बनाना रहता है। ऊपर से मेहमानों का आना जाना भी लगा रहता है ना, तो थोड़ा मुश्किल होगा। हाय रे मेरी किस्मत, अब तो यही सुनना बाकी रह गया था। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अपना बच्चा कहाँ छोड़ूं? सोचा था पास में मायका होगा तो कुछ तो फायदा होगा, लेकिन नहीं, शादी होते ही सब बेटियों से बस पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अरे ओ ड्रामा क्वीन, ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, और ये बता शाम को कब तक वापस आएगी? माँ, 3 घंटे में मूवी खत्म होगी, 1 घंटा मॉल घूमने में, तो 6 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा बाय। ननद बच्चा छोड़कर चली जाती है और सीमा अपनी सास की बातें सुनकर हैरान थी कि वो उससे कैसे बात कर रही है। उधर निशा आराम से अपनी सहेली के साथ फिल्म एंजॉय करती है। फिर शाम को थकी हारी अपने मायके पहुंचती है, जहाँ खाने की खुशबू सूंघते सूंघते वो सीधे रसोई तक आ जाती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है भाभी? दीदी, मटर पनीर की सब्जी और सूजी का हलवा बना रही हूँ, आप भी खाकर जाइए ना, मयंक को तो खिला दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, तुम इतना कहती हो तो खाकर ही जाती हूँ। अरे वो तुझे अपने घर भी तो जाना होगा, सास को रोटी भी तो देनी होगी ना। हाँ हाँ माँ, तुझे क्यों मेरी सास की इतनी चिंता हो रही है? अरे थकी हारी बाहर से आई हूँ, अब थोड़ी देर मायके में कमर तो सीधी कर लूँ, फिर घर जाकर काम ही तो करना है। पता है आज कितनी शॉपिंग करके थक गई हूँ मैं। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग एक साथ, कोई फंक्शन है क्या दीदी? हाँ, वो मेरे दूर के देवर की शादी है ना, तो सब उसी के लिए, अपने लिए और घर वालों के लिए शॉपिंग करके भी आ गई। अब आपको तो पता ही है घर की शादी में कितना काम होता है ना? हाँ अच्छे से पता है, अपने भाई की शादी में तो तूने बिल्कुल मदद नहीं करवाई थी हमारी। अब बस भी करो माँ, उस बात को पकड़ कर ही बैठ गई हो। अच्छा मैं 15 मिनट अपनी कमर सीधी कर लेती हूँ, भाभी तुम तब तक सब्जी पैक कर दो और हलवा भी, रोटी मैं घर जाकर लगा लूंगी। जी दीदी। कुछ देर बाद निशा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद सास, सीमा बहू, ये मेरी बेटी है, इसे अच्छे से जानती हूँ मैं। जब कभी तुझे इसकी मदद की जरूरत होगी ना, ये तेरे पास भी नहीं होगी। जो बेटियां दूर रहती हैं वो बेचारी कैसे रह रही होंगी? ये तो अच्छा है कि दीदी पास में ही रहती है। रहने दे बहू, ये सब कहने की बातें होती हैं। बेटियां पास रहे या दूर, वो अपने माँ बाप का सहारा होती हैं। लेकिन निशा तो बचपन से वही करती है जो उसका मन होता है, वो नहीं देखती फिर क्या सही और क्या नहीं। सीमा को समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर 2 दिन बाद सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे निशा, तू सुबह सुबह? माँ अभी बात करने का वक्त नहीं है, ऐसा करो जल्दी से लंच बॉक्स पैक कर दो। हाँ हाँ बना देती हूँ, लेकिन हुआ क्या? अरे होगा क्या, आज मेरी आंख देर से खुली तो अब बच्चे के लिए टिफिन ना रखूं क्या? बच्चा भी क्या कहेगा कि नानी का घर पास में है, फिर भी स्कूल में भूखा रहना पड़ेगा। जानकी उसे जल्दी से खाना पैक करके दे देती है। निशा उसे स्कूल बस में बिठा देती है और वापस अपने मायके आ जाती है। तभी जानकी उससे, निशा अब तू भी अभी घर जाकर क्या करेगी? अभी तो तेरी सास खटराटे भर रही होगी। अब तूने मेरी नींद तो खराब कर दी, इसलिए ऐसा कर, अब जल्दी से जाकर रसोई में चाय बना ले,
और हाँ, अपनी भाभी के लिए भी बना देना, वो भी उठने ही वाली होगी। क्या चाय और मैं? ना माना, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रही हूँ, बहुत नींद आ रही है। भाभी को आवाज दीजिए ना, वो बना देंगी। तभी सीमा भी वहां आ जाती है। कोई बात नहीं माँ जी, दीदी को जाने दीजिए, ये घर जाकर आराम कर लेंगी, चाय मैं बना देती हूँ। चाय का नाम सुनकर निशा के कदम रुक जाते हैं। भाभी, चाय बनाई रही हो तो अब मेरे लिए भी बना देना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा था चाय पीने को। देखा बहू, ये ना बड़ी चालाक है, हम दोनों के लिए ये एक कप चाय का बनाकर नहीं पिला सकती। सच में मेरी ननद तो बड़ी चालाक है, मुझे तो इसने सुबह सुबह जगा दिया, लेकिन जब इसका फर्ज निभाने की बात आती है तो ये चुपचाप कट लेती है। माँ ऐसा क्यों बोल रही हो? याद है उस दिन पानी का ग्लास मैंने तुम्हें पीने को दिया था? अरे इस बात को 4 महीने हो गए। अरे माँ आप छोड़ो ना ये सब, और भाभी आप जाकर चाय बना कर ले आओ, माँ का तो काम ही है हर वक्त कुड़कुड़बाजी करते रहना। सीमा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कहीं न कहीं उसकी ननद उसकी शराफत का ज्यादा ही फायदा उठा रही है, और वो अपनी सास की कही बात का सच पता लगाने के लिए, अपनी ननद की चालाकी का पता लगाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो सबके साथ 2 दिन बाद निशा के ससुराल पहुंच जाती है। वो क्या है ना दीदी, हमारे यहाँ का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है और आज गैस एजेंसी की भूख हड़ताल है, तो उन्होंने कहा है कि गैस आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने सोचा आपके यहाँ ही 2-3 दिन गुजार लेते हैं, इसी बहाने साथ में वक्त भी बिता लेंगे दोनों परिवार। हाँ हाँ सीमा बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया, और ऐसे में एक परिवार ही तो दूसरे परिवार का सहारा होता है। जब तक एजेंसी वालों की हड़ताल खत्म नहीं होती, तुम सब यहाँ आराम से रहो। और हाँ, अब तुम हमारे घर आई हो तो तुम सबको अब यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है, अब सारा काम निशा अकेले संभालेगी। जैसे ये तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं करती, वैसे ही अब तुम भी यहाँ कुछ काम नहीं करोगी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब अगले 2 दिन तक निशा को ही सबके लिए चाय, नाश्ता और खाने का इंतजाम करना होता, साथ ही साथ घर के बाकी काम भी करने होते, जिससे वो बुरी तरह थक जाती है। और अब वो एक प्लान बनाती है। वो जानबूझकर बीमार होने का नाटक करती है और अपने बगल में प्याज रखकर शरीर का टेम्परेचर बढ़ा लेती है, जिससे सबको यही लगता है कि उसे तेज बुखार है। अब मुझसे तो काम नहीं हो पाएगा। हाय रे, देखो तो मेरा नसीब, 2 दिन के लिए मेरे मायके वाले यहाँ आए, लेकिन मैं उन सबको अपने हाथ का खाना भी बनाकर न खिला पाऊंगी। दीदी आप चिंता मत कीजिए, आपकी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब कि डॉक्टर मैडम आने वाली हैं और वो आपको ऐसा इंजेक्शन देगी कि आपका बुखार 1 मिनट में उतर जाएगा। नहीं नहीं भाभी, सुई नहीं, मुझे सुई से बहुत डर लगता है। ये सब तो मैंने नाटक किया था काम से बचने के लिए। अच्छे से जानते हैं हम सब तू कितनी चालाक है, इसीलिए ये हम सब का प्लान था जो कामयाब रहा। चल अब जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर और हम सब के लिए चाय बनाकर ले आ। ये सुनते ही निशा अपना माथा पीटते हुए रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है, तो वहीं बाहर सब मजे से चाय का इंतजार कर रहे थे। उर्मिला का एक बेटा और 7 बेटियां थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंता में रहती, क्योंकि उसकी सभी बेटियां बौने कद की थीं। न जाने क्या होगा इन सब का, कौन इनके कद को देखकर इन्हें अपने घर की बहू बनाएगा। बस यही चिंता मुझे दिन रात सताए जा रही है। हे प्रभु, अब तू ही इन सब का ध्यान रख। बहन जी, आपने इतने सारे बच्चों को सड़क पर लेकर यूं डोलना ठीक बात नहीं, कहीं कुछ अनहोनी हो जाती तो। अच्छा वैसे ये बताइए, आपकी उम्र तो ठीक ठाक लगती है, फिर आपकी बच्चियां इतनी छोटी उम्र की? जी ये छोटी उम्र की नहीं है, ये सभी 20 साल के ऊपर की हैं, लेकिन कद से बौनी रह गई, इसीलिए सभी इन्हें बच्ची समझती हैं। क्या बौनी? ये देख, उन 7 बहनों में से एक काजल बोली, इसमें हंसने की क्या बात है? अब हमारा कद छोटा रह गया तो इसमें हमारा क्या कसूर? और खुद को देखा है दोनों ने कैसे ढोल की तरह पेट फूला हुआ है। सिर्फ कद ही बौना है, जुबान तो 100 फीट लंबी है इसकी। ऐसे कुछ समय बीतता है। एक रोज एक लड़के वाले उनके यहाँ आते हैं। बस बहन जी, अब इंतजार नहीं होता, बुला दीजिए ना हमारी होने वाली बहू को, बाकी घर बार तो आपका अच्छा है। हाँ हाँ अभी बुला देती हूँ, मेरी 7 बेटियां खरा सोना है, अच्छी पढ़ी लिखी हैं तो नौकरी की तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। उनको देखते ही लड़के वाले आग बबूला हो जाते हैं। ये क्या भद्दा मजाक है बहन जी, ये सबके सब तो बौनी है। इन बौनी लड़कियों के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर मुझे इन सब की खिल्ली नहीं उड़वानी। चलो बच्चों यहाँ से। अरे नहीं नहीं मत जाइए, रुक जाइए भाई साहब, सुनिए तो।
न जाने कौन से बुरे पाप कर्म किए थे मैंने, जो ये 7 बौनी बेटियों ने मेरी कोख से जन्म लिया। ऐसा क्यों बोलती हो माँ? इसमें हमारा क्या कसूर है अगर हम बौनी है तो? चुप कर तू, तंग आ गई हूँ मैं लड़के वालों की खातिरदारी करते करते। तरह तरह के पकवान मंगाती हूँ कि लड़के वाले हाँ कर दे, लेकिन तुम बौनियों को देखकर सब मना कर देते। अभी तक 26 रिश्ते ना करके चले गए हैं। और ये बताओ, मैंने तुम सबको जो हील दिलवाई थी, तुम सबने वो क्यों नहीं पहनी? माँ, वो हील पहनकर हम ठीक से चल नहीं पा रही थी, और तो और गिरकर पैर में मोच भी आ गई, इसलिए हमने नहीं पहनी। अरे तो मर तो नहीं जाती ना, हाथ पैर ही तो टूटते ना। तभी उर्मिला का बेटा गुस्से में बोलता है, बस माँ, मुझे नहीं लगता इन सबकी शादी कभी हो पाएगी। अब तो आप मेरी शादी करवा दीजिए। आखिर कब तक इनके पीछे मैं भी कवारा बैठा रहूं? मैंने एक लड़की पसंद की है, शीतल नाम है उसका। आप हम दोनों की शादी करवा दीजिए। अब उर्मिला ने अपने बेटे की शादी उसकी पसंद की लड़की शीतल से तय कर दी। कान खोलकर सुन लो तुम सबकी सब। अब से मेरे बेटे की शादी में सजावट की जिम्मेदारी तुम सबकी। जाओ अब कामकाज में लग जाओ। गिट्ठी कहेंगी। मैं तो अपनी भाभी से खूब गप्पे लड़ाऊंगी और उनके साथ बराबर काम में हाथ भी बटाऊंगी और उन्हें खूब प्यार करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हमसे इतनी जल्दी घुल मिल पाएंगी। जब हमारी खुद की माँ और भाई हमें बौनी और नाटी कहते हैं तो और किसी से क्या ही उम्मीद रखे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल नमित से शादी कर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उर्मिला ने अपनी सभी बौनी बेटियों को एक कमरे में कैद कर दिया था। माँ ने हम सबको यहाँ ऐसे बंद कर दिया जैसे हम कोई अजूबा है जिसे देखते वो डर जाएंगी। माँ भाभी का गृह प्रवेश कर रही है और ये मौका फिर नहीं आएगा। चलो ना हम भी चलकर भाभी की द्वार रुकाई करके उनसे नेग लेते हैं, आखिर हम नंदों का हक है। अब वो सातों कमरे से बाहर आ जाती हैं। भाभी, हम सब आपकी नंदे हैं और आप हमारी प्यारी सी इकलौती भाभी, इसलिए अब आप ही सभी नंदों को द्वार भाट का शगुन दीजिए, तभी आपकी एंट्री होगी। अपनी 7 नंदों को देख शीतल बड़ी खुश होती है, लेकिन नमित और उर्मिला गुस्से में लाल हो जाते हैं। इन सबको किसने कमरे से बाहर आने के लिए कहा? अगले दिन कोमल रसोई में सबके लिए चाय बना रही होती है, लेकिन अचानक उसके हाथों से वो जार छूटकर नीचे गिर जाता है। कमबख्त, ये क्या किया तूने? मेरा इतना महंगा जार तोड़ दिया, ऊपर से अपशगुन कर दिया वो अलग। अरे तेरी भाभी की आज पहली रसोई थी और तूने अपशगुन कर दिया। बिना कुछ गलत किए चैन नहीं आता। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? इन सब के साथ ऐसा सलूक? ये आपकी बेटियां हैं, जरा कुछ तो रहम कीजिए। अरे भाग फूट गए थे मेरे, जब से ये सब मेरे आंगन में आई। तुम जानती हो, इन सब की वजह से हमारे घर का नाम बौनी लड़कियों का घर पड़ गया है। अगर घर के लोग ही इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो बाहर के तो उल्टा सीधा बोलेंगे ही। और वैसे भी अब मैं इस घर में आ गई हूं ना, तो इन सबको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में एक वही थी जो उन सबको समझती थी और उन्हें खूब लाड लगाती थी। सच कहें भाभी, तो अब तो मन ही नहीं करता शादी करने का। हर बार जो भी आता है ऐसे ही हमारा मजाक बनाकर चला जाता है। खैर छोड़ो ये सब, अब आप ये बताओ, आप हम सबको बुआ कब बना रही हैं? लगता है तुम लोगों की बात सच हो गई, तुम सब जल्दी बुआ बनने वाली हो। सच में भाभी, हम सब तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। अब आप बस आराम करना, बाकी सब काम हम कर लिया करेंगे। तभी सुप्रिया अपनी भाभी के गले लग जाती है। इतने में नमित वहां आ जाता है। उससे सारी बातें सुन ली थी। चलो चलो पीछे हटो। मैं नहीं चाहता कि तुम सबकी परछाई भी मेरे बच्चे पर पड़े। अगर वो भी तुम सबकी तरह कहीं बौना हो गया तो? अब हम भाभी के पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब वो अपनी भाभी से दूर दूर ही रहती। एक रोज, नमित तू जल्दी से अब इन सबके लिए कोई लंगड़ा लूला लड़का ढूंढ और इनकी शादी कर दे, ताकि सर से बला हटे। जी माँ। लेकिन शीतल इन सब का विरोध करती है, लेकिन नमित उसकी एक नहीं सुनता और जबरदस्ती अपनी बहनों की शादी उनसे करवाने लगता है। शीतल गुस्से में पुलिस को फोन कर देती है। कुछ देर बाद, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। नहीं नहीं, हमें छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। इंस्पेक्टर साहब छोड़ दीजिए इन्हें, ये हमारी माँ और भाई हैं, भले ही इन्हें हमसे नफरत हो। हाँ साहब, छोड़ दीजिए इन्हें। उनके कहने पर पुलिस उन दोनों को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। देखा आप लोगों ने, ये बौनी है फिर भी इनका दिल कितना बड़ा है, और एक आप है जो इतना छोटा सा दिल रखते हैं, इनसे इतनी नफरत करते हैं। अब दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनसे माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद वो कभी भी उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते।